नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। हर रोज की तरह आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा डरावनी और सबसे पुरानी आत्मा की कहानी। आज की कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लगभग 2-2.5 साल पुराना आत्मा है और उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। उस आत्मा को बहुत ज्यादा भूख लगता है और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको ब्लड चाहिए रहता है, किसी की जान चाहिए रहती है। और इस आत्मा को जो कंट्रोल करता है वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, प्लस वह लोगों को ऐसे ही मार देता है सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की भूख मिटाने के लिए, ताकि वह आत्मा उस इंसान के घर परिवार को बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि यह जो घटना है वह हाल फिलहाल की घटना है, यानी कि इसी साल की घटना है। ये आत्मा बहुत दिनों से यानी कि कई सालों से एक लड़की को परेशान कर रहा था। उस लड़की को ना ही जीने दे रहा था, ना ही दुनिया छोड़ने दे रहा था, बीच में लटका के रखा था। और आत्मा को जिसने कंट्रोल किया था वह जानबूझ के जेलेसी में ये सारी चीजें करवा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है, वही चीज हुआ। एक दिन वह इंसान पकड़ा गया जिसने आत्मा को नचाया था, प्लस जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद किया था उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और कैसे छुटकारा मिला उस लड़की को आत्मा से, यह जानने के लिए आपको कंप्लीट स्टोरी देखनी होगी और समझना होगा कि इस टाइप के इंसान से कैसे दूरी बना के रखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है यह स्टार्ट होती है यूपी से। यूपी में एक रागिनी नाम की लड़की थी जिसकी शादी होती है बिहार में, और वह बहुत ही कम एज में बिहार पहुंच जाती है। उसके अंदर बचपना कूट कूट के भरा हुआ था। वह अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। 1.5 साल सब कुछ सही चला, बट 1.5 साल के बाद से उसके और उसके पति के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने लगा। पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। घर वाले अच्छे थे कि वे लोग मिला जुला के चला रहे थे। धीरे धीरे इनकी शादी को पूरे 11 साल बीत चुके थे और इन लोगों के साथ बीच में बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ, जैसे कि इनके बहुत सारे बच्चे खराब हुए। इन लोगों को नहीं पता था कारण क्या है। डॉक्टर से जब भी मिलते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि लड़की सही है, लड़का सही है, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की की जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स है वो स्लो काम कर रहे हैं, बच्चा होगा, डॉक्टर ना नहीं बोलता था। एंड प्रेगनेंसी रहती भी थी लेकिन कुछ महीनों बाद खराब हो जाती थी, पता नहीं कैसे। लड़की की जो सासू माँ थी उनका नाम था विभा। विभा जी हमेशा अपनी बहू को समझाती थी कि बेटा तू सही से रह, सही से चल, तू नहीं जानती आजकल के जमाने में लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट रागिनी इन सारी चीजों को इग्नोर मारती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और वह कम विश्वास करती थी भूत प्रेत वगैरह पे। वह कहती थी कि माँ यह सब कुछ नहीं होता, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हमारे फ्यूचर में लिखा होगा बच्चा तो पक्का होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बट गार्जियन लोगों का फर्ज होता है टेंशन लेना बच्चों का, इसीलिए वह लेती थी और अपनी तरफ से सब कुछ सही कोशिश करती थी। दोस्तों, रागिनी जी की शादी को पूरे 11 साल कंप्लीट हो चुके थे और वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, पहले जैसा वह नहीं रही। स्टार्टिंग में वह लड़की बहुत चंचल थी बट बाद में जाकर वह बहुत ही धीरा धारा हो गई। लोगों से मिलती नहीं थी, उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े हादसा हुआ था। उस लड़की के साथ 8 या 9 बच्चे खराब हुए थे। इसी की वजह से वह सुस्त पड़ गई थी, उसको न जीने का इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि समाज वाले कुछ और बोल रहे थे, घर परिवार अड़ोस पड़ोस कुछ और बोल रहे थे। लड़की बहुत ज्यादा तंग रहती थी। उसकी दशा देखकर उसकी सासू माँ यानी विभा जी ने एक तांत्रिक से मिला और उन्होंने ताबीज बनवाया अपनी बहू के लिए और तांत्रिक से पूछा कि आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वह क्यों ऐसे बदल गई है, क्यों वह ऐसे रहने लगी है। उसका जो दिमाग है हमेशा खराब रहता है, चिड़चिड़ा जाती है, लोगों से लड़ लेती है, झगड़ लेती है।
देन तांत्रिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उस तांत्रिक ने बताया कि देखिए, आपकी बहू के ऊपर एक बहुत भारी आत्मा है जो कि बहुत पुराना है। उतनी पुरानी आत्मा मिल पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम उस टाइप की आत्माएं दिखती हैं। वह आत्मा आपकी बहू को जीने नहीं दे रहा है। जब जब आपकी बहू के बॉडी पे आ रहा है, उसका बच्चा छीन ले रहा है, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको अंदर से तोड़ दे रहा है। आपकी बहू का जो शरीर है टूट चुका है, वह बहुत थकी थकी रहती है, उसके अंदर जान नहीं है। आत्मा है जो वह सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का कहा हुआ सुन रहा है, वरना आत्मा चाहे तो जान से मार भी सकता है। यहाँ पे विभा जी को झटका लगा। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि कैसे बचाएं अपनी बहू को। देन तांत्रिक ने ताबीज के साथ साथ लवंग दिया, अक्षत दिया, सिंदूर दिया और नींबू दिया। नींबू को बोला कि काट के उसका रस अपने घर के बाहर गेट पे चारों तरफ जो कोना है घर का, वहां छिड़क दे और सिंदूर भी थोड़ा थोड़ा गिरा दे ताकि आत्मा प्रवेश ना कर सके। और जो लवंग है वह तकिया के नीचे रखे, एक लवंग पानी में डाल के पी जाए और हमेशा ताबीज पहन के रखे। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक यह करना पड़ेगा। यहाँ पे विभा जी ने अपनी बहू को सारा सामान दे दिया, समझा दिया, लेकिन जो बहू है उसने थोड़े मोड़े फॉलो किए। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आत्मा ये सब कुछ कर सकता है। बहू को ऐसा लगता था कि वह कमजोर है क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे खराब हुए हैं। उसने दूसरी साइड जाके बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सास की बात रखने के लिए मन मार के लवंग का पानी पी लिया, लवंग तकिए के नीचे रख लिया, ताबीज पहन लिया। दोस्तों, रागिनी जी ने ताबीज तो पहन लिया। ताबीज पहन के वह 3 से 4 महीना रही, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वह थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। और कुछ महीनों बाद रागिनी जी की सासू माँ आती है रागिनी जी के साथ में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, वो भी नवरात्रा के टाइम में। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बहू है वह पहले से खुशहाल है, ठीक है। उनको भी अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बहू को पास में बैठा के प्यार से समझाया और कहा कि देखो बहू, तुम आजकल के जनरेशन की हो, मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। तुम भी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा भी नहीं मानता। तुम बस ताबीज पहने रखो और तुम कुछ मत करो, देखो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही होगा। उन्होंने अपने तरफ से बहुत कुछ बहू को समझाया। बहू ने भी इस चीज को थोड़ा सा माना। उसको भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, माँ सही कह रही है, क्योंकि जब तक मैंने ताबीज नहीं पहना था तब तक शरीर मेरा टूट रहा था। अभी नॉर्मल लग रहा है, मतलब सब कुछ सही लग रहा है। हस्बैंड वाइफ भी ठीक ठीक रहने लगे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। विभा जी अपनी बहू के पास पूरा नवरात्रा भर रही और उनको आदत थी सुबह उठने की। वह सुबह उठती थी, पार्क जाती थी, पार्क से रिटर्न आती थी, उसके बाद बहू का हाथ बटाती थी घर के कामकाज वगैरह में। एक दिन विभा जी ने नोटिस किया कि बहू के गेट के पास काला धागा पड़ा है। उनको समझा नहीं कि काला धागा कहाँ से आया। उनको लगा कि बहू के पैर से गिर गया होगा। तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारे पैर का धागा गिर गया है, एक काम करो, इसे उठा के फेंक दो। देन बहू ने जवाब दिया कि नहीं माँ, मैं काला धागा नहीं पहनती हूँ, मैं पायल पहनी हूँ, आप देखिए, और मेरे दोनों पाँव में पायल है। तब उनको लगा कि कहीं से धागा आ गया होगा। उन्होंने खुद धागा को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर अगली सुबह जब वे पार्क से लौटी तो उन्होंने पाया कि हल्का सा सिंदूर और अक्षत उनकी बहू के गेट के सामने था। फिर उनको थोड़ा सा झटका लगा, उनके दिमाग में कुछ और आया। उन्होंने सोचा कि जरूर किसी की बदमाशी है, कोई जानबूझ के मेरी बहू को परेशान कर रहा है, यहाँ पे अक्षत और सिंदूर डाल के चला गया है। बहू जो थी वह सो रही थी अंदर। जैसे ही वह उठी, सासू माँ ने उसे रोक दिया गेट के पास और बोला कि रुक जाओ, जब तक मैं इस सिंदूर और अक्षत को हटा नहीं देती तब तक तुम गेट से बाहर मत निकलना। यहाँ सासू माँ को आदत थी सुबह उठने की 4 बजे के आसपास, और जो बहू थी वह सो के उठती थी 5:30 में, 6 में, 6:30 में। इसी के वजह से बहू ने ना ही काला धागा को लांघा और ना ही अक्षत और सिंदूर को लांघा। सासू माँ ने सिंदूर और अक्षत दोनों को साफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, वह शांत रही।
अगले रात उनको नींद नहीं आ रही थी, वह बहुत ज्यादा बेचैन थी, उनके मन में उल्टी सीधी चीजें चल रही थी। किसी तरह रात कटा, वह साइड में बैठ के देख रही थी कि यह कौन कर रहा है। सुबह का समय था, करीबन 3:30 या 4 का टाइम हो रहा होगा। उस समय विभा जी ने नोटिस किया कि उनकी पड़ोसन सुबह में उठ के टहल रही है। वह पड़ोसन जो 8 बजे के पहले नहीं उठती है, वह उठी है और चारों तरफ टहल रही है। और टहलते टहलते उस पड़ोसन ने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, तभी उसने लवंग के 4-5 टुकड़े वहां पे डाले और वहां से भाग गई। भाग के वह अपने छत पे चली गई और वहां से झांक रही थी कि देखे लवंग को किसी ने लांघा कि नहीं लांघा। छत पे काफी टाइम तक वह टहलती रही और यहाँ पे रागिनी की सासू माँ एक कोने में बैठ के सब कुछ देख रही थी। दोस्तों, यहाँ पे रागिनी की सासू माँ को सारा खेल समझ में आ गया। उनको पता चल गया कि रागिनी की जो पड़ोसी है वह सारा कांड करती है और रागिनी की पड़ोसी 10-11 सालों से रागिनी के साथ है। रागिनी अपनी पड़ोसी की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी क्योंकि घुल मिल के रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं था। रागिनी का जो नेचर था बहुत ही ज्यादा कूल था, वह सबसे दोस्ती करके रखती थी। लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि उसकी पीठ में लोग खंजर मार रहे हैं। यहाँ पे विभा जी ने एक शब्द किसी को कुछ नहीं कहा। वह इंतजार कर रही थी अगली सुबह का। वह देखना चाह रही थी कि पड़ोसी जो है वह अगले सुबह क्या करती है। जैसा उन्होंने सोचा ठीक उन्होंने वैसा ही किया। वह रात में जगी रही और जैसे ही सुबह के टाइम पे पड़ोसी आई फूल फेंकने, तभी उन्होंने पड़ोसी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद बहुत डांटा और 2-3 चाटा मारा भी और पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम ये सारा चीज कर रही हो, क्यों कर रही हो? मेरी बहू के साथ क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ पे पड़ोसन डर गई और उसने खुद को हिम्मती दिखाते हुए बोला कि क्या कर लोगी? अगर तुम जानी गई हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जाओ ना, जो करना होगा कर लेना। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। तभी विभा जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, अब मेरी बारी। मैं पलटवार करूंगी और तुम कहीं की नहीं रहोगे। तुमको क्या लग रहा है कि जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम करोगी मेरी बहू के साथ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? प्रूफ के तौर पे मैंने तुम्हारा वीडियो भी रखा है। 2 दिन से जो तुम लवंग और अक्षत नींबू ये सब डाल रही हो, फूल वगैरह, इसका वीडियो है मेरे पास। मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन भी करूंगी और ऊपर से अच्छे जानकार से मैं पलटवार भी करूंगी। तुमने जो आत्मा मेरी बहू के ऊपर भेजा है मैं उसका जवाब दूंगी और तुम्हारा पूरा घर खानदान उजाड़ के रहूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लेती हो। यहाँ पे पड़ोसन डरी और उन्होंने विभा जी का पैर छान लिया और उसने बताया कि देखिए मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, ये जो आत्मा है वह मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के लिए इसको शिफ्ट कर दिया है आपके घर। अगर आप कह रही हैं कि आप पलटवार करेंगी तो मैं इस आत्मा को ले जा रही हूँ, किसी और के यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप एक्शन मत लीजिए। लेकिन विभा जी शांत नहीं हुई। उन्होंने 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उस औरत को यानी उस पड़ोसन को बीच में बैठा के उनसे सवाल जवाब किया और पूछा कि कैसे मैं अपनी बहू को बचाऊं, तुमने क्या क्या किया है पूरा खुलासा करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जाकर पड़ोसन ने खुलासा किया अपने बारे में और उसने बताया कि देखिए मैं डायन नहीं थी, मैं बाद में डायन बनी। स्टार्टिंग में मेरी सासू माँ डायन थी, उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारी आत्माएं थी। एक आत्मा जो कि बहुत पुराना था और खानदानी चल रहा था, उसको मेरी सासू माँ ढो रही थी। वह आत्मा बहुत विशाल था और उसने मेरी सासू माँ को बहुत परेशान किया क्योंकि सासू माँ बूढ़ी हो चुकी थी। जो पुराना आत्मा था वह उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा था और इकलौती बहू थी मैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला कि बहू तुम डायन विद्या ले लो, तुम यंग हो, तुम आत्मा को कंट्रोल कर सकती हो। तो मैंने मना कर दिया, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इकलौती
बहू होने की वजह से और मुझे बच्चा ना होने की वजह से मैंने 5 से 6 साल बाद सासू माँ से खुद जाके उस आत्मा को कंट्रोल करने की विद्या ली। उन्होंने मुझे पूरा का पूरा डायन विद्या दिया। उस दिन के बाद से मैंने उस आत्मा को कंट्रोल किया। मैं यंग थी, इसीलिए वह आत्मा मेरे कंट्रोल में आ गया और मुझे बच्चा भी हो गया। पहले क्या था कि वह आत्मा बच्चा नहीं होने दे रहा था। जब जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तब तब वह आके मेरा खून पी जाता था, यानी कि बच्चा खराब हो जाता था और मैं इससे बहुत तंग आ चुकी थी। इसीलिए मुझे हार की विद्या सीखनी पड़ी। मैंने डायन विद्या सीखा और उस पुरानी आत्मा पे कंट्रोल पाया। उसको लेके मैं चल रही थी, लेकिन उस आत्मा ने दोबारा मेरी बहू पे पलटवार किया है। मेरी जो बहू है उसका 2 बच्चा यह मार चुका है। इसीलिए मुझे लगा कि फिलहाल इस पुरानी आत्मा को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि मेरी बहू को बच्चा हो जाए। और आप जानती हैं कि जो डायन होती हैं उनका घर खानदान नहीं बढ़ता है, क्योंकि आत्मा अटैक करता है और आत्मा ब्लड पी जाता है। इसी की वजह से उनका घर आंगन सूना होता है। इसीलिए मैंने रागिनी पे यह ट्राई किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस आत्मा को लेके जा रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ पे बीभा जी ने पड़ोसन को बहुत डांटा और कर भी क्या सकती थी। उन्होंने पड़ोसन को बोला कि जो भी तुमने रायता फैलाया है इसे इकट्ठा करो और निकल जाओ। पड़ोसन को भगाने के बाद से 1 सप्ताह के अंदर बीभा जी ने अपनी बहू को कहीं और शिफ्ट कर दिया और बहुत सारे तांत्रिक से मिली, वो भी अलग अलग टाइप के तांत्रिक से, और सारे तांत्रिक से दिखाया बहू को। तो तांत्रिक ने बोला कि आत्मा आया था आपके घर में, बच्चा उसने 7-8 मारा है, लेकिन अब आगे नहीं मार पाएगा क्योंकि हम लोग आपकी बहू का पूरा इलाज कर देते हैं। आगे चल के आपका घर खानदान बसेगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो भी बुरा समय था वह आपका समय कट गया। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचती तो इस बार जो आपकी बहू प्रेग्नेंट है यह भी बच्चा खराब हो जाता, लेकिन आप समय से पहुंच गए, इसीलिए सब कुछ सही रहा। किस्मत है, ये सारी चीजें होती जाती रहती हैं। फिर आगे चल के रागिनी जी को बहुत प्यारी बेटी हुई और उस दिन के बाद से रागिनी जी कभी भी पुराने जगह पे नहीं गई और ना ही वह अपनी पड़ोसन से मिली। उन्होंने भी बाद में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आत्माएं होती हैं, डायन होती है और डायन बहुत कुछ बुरा कर सकती है। और रागिनी जी के पड़ोसन के साथ क्या हुआ किसी को कोई भी खबर नहीं। कभी भी रागिनी जी ने पता करने की कोशिश नहीं किया। उनका मानना था कि डायन से ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा, बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहीं शांत रहें। रागिनी जी ने यही किया और आगे चल के उनका जो घर परिवार था सब सुधर गया, सब कुछ सही हुआ। आज की जो भूतिया कहानी है यह मैरवा की सच्ची घटित कहानी है। मैरवा में एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर बहुत भारी आत्मा आ गया। वो भी एक अलग टाइप का आत्मा जिसका सर अलग धर अलग, और वह आत्मा एक कपल को बहुत ज्यादा परेशान करता है। उस आत्मा की इच्छाएं एकदम से अलग है। वह आत्मा मुक्ति चाहता है बट उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। इसके वजह से वह लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस आत्मा की चपेट में एक फैमिली आ जाती है जो कि वह कभी भी इस चीज को भूल नहीं पाती। तो चलिए बिना देर की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैरवा स्टेशन के पास में क्वार्टर है, जो लोग भी रेलवे में रहते हैं वहां पे एक फैमिली की ट्रांसफर होती है। उस फैमिली में 3 मेंबर थे, सुमित, उनकी वाइफ स्नेहा और उनका बेटा राज। ये तीनों लोग नए नए शिफ्ट होते हैं। उनके अगल बगल वाले जितने भी पड़ोसी थे वे सारे लोग स्नेहा को समझाते हैं कि देखो स्नेहा, तुम अभी अभी आई हो और तुम पढ़ी लिखी लगती हो, तुम खुद भी काम करती हो, तुम तो आत्माओं के बारे में विश्वास नहीं करोगी, बट हम तुम्हें पहले से सतर्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे रहना है तो एकदम शांत रहना, कोई भी हलचल हो तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी आवाज सुनाई दे तो उसे टोकना नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना है, उसको देखना नहीं है।
वरना तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे स्नेहा को लगा कि जो पड़ोसी है हमारे बस ऐसे ही हमें डरा रहे हैं और ये लोग किस जमाने में जी रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आत्माएं वगैरह नहीं होती है, ये सिर्फ ढोंग होता है, बाबा लोग ढोंग करते हैं। आत्माएं होती तो दिखती ना, मैं तो इतनी बड़ी हो गई आज तक आत्मा नहीं दिखी, मैंने बहुत सारे स्टेट घूम लिए, कहीं भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। आखिरकार ये औरतें गांव की औरत है, इसीलिए ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं। स्नेहा पड़ोसियों को एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान देके अपने कमरे में चली जाती है। पहला दिन था, वे लोग क्वार्टर में शिफ्ट हुए, सारा सामान एडजस्ट किए और बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से ये लोग रात में आराम किए। रात में स्नेहा को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वह निश्चिंत सोई। अगला सुबह हुआ तो पड़ोसियों ने फिर से पूछा कि स्नेहा तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? तब उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और आज के बाद से आप लोग फालतू बातें मेरे से मत कीजिएगा, अगर करना हो तो मुझसे दूरी बना के रखिएगा, ये सारी चीजें मैं नहीं मानती। यहाँ पे पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया था, इसीलिए वे सारे पड़ोसी एकदम चुप हो गए और आपस में बात करने लगे कि लड़की जो है बहुत ज्यादा घमंडी है, इससे दूरी बना के रहना ही उचित है। इसके बाद पूरा का पूरा दिन कटा और रात में स्नेहा गई सोने के लिए। उसके जो पति थे वे चले गए ड्यूटी पे, क्योंकि उनकी नाइट की ड्यूटी थी। उनका जो बेटा था वह पहले ही सो गया था। यह औरत बैठ के किताबें पढ़ रही थी, इसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि नई नई जगह पे शिफ्ट हुई थी। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक जगह छोड़ने के बाद से उन्हें नींद नहीं आता है, इसीलिए यह काफी लंबे समय तक जगी रही। रात के करीबन 1:30 बजे स्नेहा को एक आवाज सुनाई देती है। उसको लगा कि कोई गीत गा रहा है और अगल बगल घूम रहा है। जो गीत था वह भोजपुरी लैंग्वेज में था, इसीलिए कुछ कुछ स्नेहा को समझ में आया, कुछ कुछ उसके सर के ऊपर से निकल गया। उसको लगा कि कोई है जिसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वह टहल रहा है और गुनगुना रहा है। स्नेहा ने इस चीज को इग्नोर मारा, लेकिन जो गीत था वह रात में बंद नहीं हुआ। काफी लंबे टाइम तक वह इंसान गीत गाते रहा और यहाँ पे स्नेहा चिड़चिड़ाने लगी। इसको इरिटेशन होने लगा, क्योंकि रात के 2:30 हो गए थे, इसको नींद आ रही थी, यह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सामने वाला इंसान था वह स्नेहा के दीवार से सटे में घूम रहा था और गीत गा रहा था, जिसकी आवाज बहुत तेज थी और स्नेहा के कानों तक आ रही थी तेज तेज। यहाँ पे स्नेहा ने फैसला किया कि वह बाहर निकलेगी और उस इंसान को बोलेगी कि जाके सो जाओ या फिर कहीं और गीत गा लो, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब मत करो। वह जैसे ही बाहर निकली उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो उसका गली था उस गली में कोई घूम के गीत गा रहा था। जो गीत की आवाज थी वह थोड़ी दूरी पे जा रही थी, फिर नजदीक आ रही थी। ऐसा उसको महसूस हुआ कि कोई उसके बगल से गुजर रहा है। यहाँ पे स्नेहा को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह चिड़चिड़ाती हुई बोली कि कौन है, सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं अकेली ही काफी हूँ, मैं तुमसे निपट लूंगी। मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। इतना बोलने के बाद से स्नेहा ने पाया कि उसके फेस के सामने एक इंसान खड़ा है, जिसका धर है, जो धर है वह उसके सामने की तरफ है, यानी कि स्नेहा उसका हाथ, छाती, पैर वगैरह सब देख सकती है, लेकिन उसका जो सर है वह घुमा हुआ है। स्नेहा उसके सर के बाल देख रही है, यानी कि पीछे का हिस्सा देख रही है, आगे कुछ भी नहीं देख पा रही है, क्योंकि उसका नाक, मुंह, आंख सब उल्टी दिशा में था। यह देखने के बाद से वह डर गई। तभी स्नेहा को एक आवाज सुनाई देता है कि धर, तू घूम और उस लड़की का गला पकड़, वो भाग ना पाए, वरना तू यहाँ पे रह नहीं पाएगा, तेरा जो भी राज है वह उजागर हो जाएगा, उसे पकड़, उसे पकड़। इतना सुनने के बाद से वह धर घूमने लगा, सर स्नेहा की तरफ आने लगा। स्नेहा ने उस इंसान के आधे ही सर देखा था कि वहीं पे बेहोश होके गिर गई। अगली सुबह जैसे ही स्नेहा के पति आए घर पे तो उन्होंने पाया कि बीवी गेट के सामने गिरी है।
फिर उन्होंने आजू बाजू के लोगों को बुलाया, स्नेहा को बेड पे लेटाया, उसके बाद उसे होश में लाया गया। देन स्नेहा ने रात की सारी घटनाएं अपने पति को बताई, पड़ोसियों को बताई। तो यहाँ पे पड़ोसी चुप थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। स्नेहा रिक्वेस्ट कर रही थी पड़ोसियों से कि आप लोग बताइए रात में जो मैंने देखा वह क्या था, और वह मेरे पीछे तो नहीं लगा ना, वह मेरे घर परिवार को तो बर्बाद नहीं करेगा ना। यहाँ पे स्नेहा के पति स्नेहा की बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। स्नेहा का जो बच्चा था वह भी डरा हुआ था, साइड में बैठा हुआ था। जो पड़ोसी थे वह स्नेहा की हालत को देखते हुए उन्होंने खुलासा किया और बताया कि देखो स्नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसी क्वार्टर में एक कपल थे जो कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह करते थे। जो आदमी था वह रेलवे में था। ये दोनों लड़के झगड़ के चले गए खुद को मिटाने के लिए। ये दोनों ट्रेन के पास खड़े हो गए। जो ट्रेन आई सामने से दोनों को उड़ा दी। जो औरत थी वह थोड़ी दूरी पे गिरी और उसके पैरों के ऊपर से ट्रेन का जो पहिया होता है वह निकल गया। औरत तो बच गई लेकिन अपाहिज हो गई। और जो आदमी था वह अलग टाइप से कटा, जैसे कि उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जो सर था वह कटने के बाद से घूम गया, इसीलिए वह आत्मा उस टाइप से रहता है। अगर तुम उसको देखोगी सामने से तो उसका पीछे का हिस्सा दिखाई देगा और सर दिखाई देगा, यानी कि आंख, नाक, मुंह, कान सब दिखाई देगा। अगर तुम उसको आगे से देखोगे तो उसका पूरा चेस्ट दिखाई देगा, हाथ पैर दिखाई देगा, लेकिन सर का पीछा वाला पार्ट दिखाई देगा। ये जो आत्मा है बहुत कम लोगों को पकड़ पाता है, लेकिन जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है, उसे पल भर में ही दुनिया से हटा देता है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि जब भी इसके नजरों के सामने आओ तुरंत इसके पीछे घूम जाओ। अगर यह पीछे है तो तुरंत इसके आगे आ जाओ। बस यही कि इसका जो हाथ है वह तुम्हारे गले तक ना पहुंचे। यह आंखों से कुछ भी नहीं कर पाता, मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा। अगर तुम डर गए और तुम वहां से भाग गए, उसका हाथ ने तुम्हें पकड़ लिया, फिर तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। यहाँ स्नेहा टाइम पे गिरी थी, बेहोश हो गई थी, इसीलिए वह बच गई। दोस्तों, स्नेहा को सब कुछ समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हुआ और वह खुद को लकी बताती थी कि वह बच गई। उसने पड़ोसियों से पूछा क्या मुझे तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है। देन पड़ोसियों ने जवाब दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर आत्मा का साया नहीं है, तुम उससे बच गई हो। एक काम करो, यहाँ पे रहना है तो कान बंद करके रहना। जो आवाज है वह तुम्हें 2-4 दिन खटकेगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और तुम उसी आवाज में सो जाओगी। हम सबको आदत पड़ी हुई है। यहाँ पे स्नेहा के पति को कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सबकी बातें सुनी और वह एकदम से शांत रहे। उन्होंने फैसला किया कि जो भी चीज है मैं खुद से देखूंगा तब जाके विश्वास करूंगा। इसीलिए उन्होंने बीमारी का बहाना देते हुए छुट्टी ले लिया और रात में रुके। जब आधी रात हुई तब उनको आवाज सुनाई दिया गीत का। स्नेहा अपने पति को इशारा कर रही थी कि तुम बाहर मत निकलना। फिर भी उनके पति बाहर निकले और झांक के देखे, तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस आत्मा को। तब जाके उनके हाथ पांव कांपने लगे। स्नेहा अपने पति को अंदर खींची, गेट बंद की। जैसे ही स्नेहा ने गेट बंद किया, कुछ समय के लिए जो आवाज थी वह शांत हो गई। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से गीत चालू हो गया और जो आत्मा था वह टहलने लगा। यहाँ पे स्नेहा के पति को विश्वास हो चुका था कि हाँ, सच में आत्मा होता है और यह आत्मा सिर कटा आत्मा है। उस दिन के बाद से वह फैमिली कुछ महीनों तक वहां रुकी। बाद में स्नेहा ने जिद करके अपने पति को बोल के कुछ सोर्स वगैरह लगा के इन लोगों ने ट्रांसफर लिया और वहां से भागकर अपनी जान छुड़ाई। आज की जो भूतिया कहानी है यह आज से करीबन 40-45 साल पहले की सच्ची घटित कहानी है। इस कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा सालों बाद लौटा, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए
और उस आत्मा ने एक घर से बदला नहीं लिया, उसने पूरे गांव वालों से बदला लिया, सिर्फ और सिर्फ यह बोल के कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों छोड़ दिया तड़पने के लिए। और उस आत्मा ने कहा कि मैं गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा का पूरा गांव विनाश करके जाऊंगा, ऐसे में शांत नहीं होऊंगा। आज की जो भूतिया कहानी है ना, इसे आप कंप्लीट सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने मैके की सच्ची घटित कहानी। इस कहानी को मेरी दादी ने मेरे साथ शेयर किया जब मैं छोटी थी, क्योंकि यह भूतिया घटना मेरे जन्म के काफी टाइम पहले की है। तब हमारे गांव में ही एक नई नवेली दुल्हन आई थी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी उस गांव में। सारे लोग उसे देखने जाते थे और लोग बोलते थे कि हाँ, सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा गुणी है। दादी ने भी उस औरत की बड़ाई सुनी थी। धीरे धीरे टाइम निकला, फिर गांव में पता चला कि वह औरत प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का समय एकदम पास में आ रहा है। इसीलिए वह औरत अपनी बहन को बुलाई है सेवा सत्कार वगैरह करने के लिए। यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था संध्या, वह आके अपने बहन के यहाँ ही रह गई। वह कभी लौटी ही नहीं अपने घर। जब संध्या आई थी अपनी बहन की सेवा करने, उस समय उसकी बहन प्रेग्नेंट थी 7वें महीने। उस समय से लेकर बच्चा 1-1.5 साल का हो गया था, तब तक संध्या अपनी बहन के साथ ही रही। संध्या के घर वाले आए उसे बुलाने के लिए, लेकिन संध्या अपने घर नहीं गई। संध्या ने अपने घर वालों को यह जवाब देके भेज दिया कि मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी जब तक बच्चा 4-5 साल का ना हो जाए। और मेरे रहने से ये फायदा है कि मैं अपनी बहन की देखभाल कर लेती हूँ, बच्चा अभी छोटा है तो मैं वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि बहन के घर पे कोई दूसरी औरत नहीं है। संध्या के घर वाले कई बार आए बुलाने के लिए, लेकिन संध्या नहीं गई, इसीलिए संध्या के घर वाले भी आना बंद कर दिए। धीरे धीरे टाइम निकला, जो बच्चा था वह 1.5 साल का था। और यहाँ पे संध्या खुद अपनी बहन शालिनी को घर से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि संध्या का अफेयर हो जाता है उसके जीजा के साथ। संध्या अपने ही जीजा को बहुत पसंद करती है, शादी करना चाहती है, इसीलिए उसने प्लानिंग किया अपने ही बहन के खिलाफ और उसे घर से निकाल दिया। एक दिन संध्या का जीजा अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरा बच्चा मुझे दो और तुम यह घर छोड़ के चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। संध्या की बहन शालिनी घर नहीं छोड़ रही थी, वह बोल रही थी अपने पति को, मैं आपके चरणों में रहूंगी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, जो कुछ भी है मेरे लिए आप है और यह बच्चा है, मुझे मत निकालिए। फिर भी उसके पति को उस पे तरस नहीं आया। उसने अपनी ही वाइफ को सीमा पार करा दिया, यानी कि गांव का जो सीमा होता है ना, उससे बाहर निकाल दिया। उसके बाद संध्या के बहन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। इधर संध्या अपने ही जीजा से शादी करके इसी गांव में रह जाती है और अपने बहन के बच्चे को पालना स्टार्ट कर देती है। वह लड़का करीबन हो जाता है 11 साल का। उसके बाद उसके साथ भी बहुत बड़ा कांड हो जाता है। गांव वाले तो ऐसा बोलते हैं कि संध्या ने ही उसे जादू टोना करके मार लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, मतलब गांव वाले ऐसा बोलते हैं। गांव वालों का कहना है कि संध्या बहुत टाइम से जादू टोना वगैरह का प्रैक्टिस कर रही थी। जब उसका प्रैक्टिस पूरा हो गया, उसके बाद उसे एक बलि चाहिए थी, वो भी अपने खून का, और यहाँ पे संध्या को कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने अपने ही बहन के बेटे को दे दिया। जो डायन होती है उनकी विद्या तभी पूर्ण होती है जब वह अपने ही खून को चढ़ावा में दे दे। यहाँ पे संध्या का बच्चा नहीं था। अगर दूसरी तरह से देखे तो संध्या की बहन यानी शालिनी का बच्चा था, और संध्या और शालिनी दोनों बहन थी, तो खून एक ही हुआ। इस तरह से उसने शायद चढ़ावा में दिया था, लोग ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद से वह पूरी तरह डायन हो गई थी। उसको बहुत सारी विद्याएं पता थी। वह गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, मतलब टॉर्चर करती थी। कभी भी किसी को भी देख के कुछ भी बोल देती थी, और अगले दिन उस इंसान के घर पे कोई ना कोई घटना घटित हो
जाती थी, गांव वाले उसे डायन डायन बुलाया करते थे। संध्या के घर के सामने एक कुआं था और पूरे गांव वाले पानी वहीं से निकालते थे, क्योंकि उस कुएं का पानी मीठा था, अच्छा था, तो लोग निकाल निकाल के पीते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने उस कुएं के पानी का यूज करना बंद कर दिया, यह बोल के कि संध्या ने उसमें जादू टोना वगैरह किया है और हम लोग का घेग निकल रहा है, यानी कि गला मोटा हो रहा है, गला काफी आगे निकल गया है। लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे और पूरे गांव वालों ने संध्या को डायन साबित कर दिया था। गांव वाले उससे कोई भी नाता नहीं रखते थे। फिर कुछ महीनों बाद गांव वालों को पता चलता है कि संध्या प्रेग्नेंट है। फिर गांव वालों ने कहा कि इतने सालों तक संध्या को बच्चा नहीं हुआ, अभी हो रहा है, इसका मतलब यह कि संध्या अपना कुल बढ़ाना चाह रही है, उसे भी जादू टोना वगैरह सिखाएगी। हम लोगों को इकट्ठा होकर उस औरत को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। उसके बाद वह मुखिया के पास गए और बोले कि मुखिया जी, संध्या को यहाँ से निकालिए, गांव से हटाइए, वरना वह अपनी जादू टोना वाली विद्या अपनी पीढ़ी को देगी और यह चीज कभी खत्म नहीं होगा। पूरे गांव वाले हमेशा परेशान होंगे। यहाँ पे मुखिया जी ने गांव वालों को समझाया और बोला कि देखो, कोई रीजन होना चाहिए निकालने के लिए, सिर्फ डायन कह देने से डायन नहीं होता है। कौन साबित कर पाया है आज तक? अगर हम कुछ बोलने जाएंगे तो वह लड़ जाएगी और हमें कोई अधिकार नहीं है निकालने का। कुछ साबित करो, देन हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन गांव वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह मुखिया को दिखा सके। इसी तरह यह मामला यहीं पे दब गया और संध्या को कुछ टाइम बाद एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम है नेहा। संध्या को सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा था, वो भी कई सालों बाद हुआ था। तो संध्या ने नेहा की परवरिश काफी अच्छे की। नेहा की एज हो चुकी थी 16 साल की और नेहा के साथ भी बहुत बड़ा कांड हो गया। एक दिन संध्या सोए सोए दुनिया छोड़ दी। गांव वालों को नहीं पता कि संध्या के साथ क्या हुआ। गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि संध्या डायन है, तो उसके पास जितने भी भूत प्रेत वगैरह थे वे सारे आजाद हो गए होंगे और उन्हीं भूतों ने संध्या को मार दिया होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। यहाँ पे नेहा अकेली पड़ गई, वह और उसके पिता, बस दो ही लोग थे घर में और गांव वाले जो थे वह बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि संध्या दुनिया छोड़ी है तो अपनी सारी विद्या अपनी बेटी को सिखा के गई होगी, पक्का उसकी बेटी डायन है और वह हम लोगों को परेशान करेगी। गांव वाले थे अलग अलग तरह की बातें सोच रहे थे। संध्या के पड़ोस में एक बच्चा हुआ था जो कि हेल्दी था, सब कुछ सही था। उस बच्चे के जन्म के ठीक 11 दिन बाद वह दुनिया छोड़ देता है। फिर पूरे गांव वालों को शंका हुआ कि संध्या की जो बेटी है नेहा, उसने ही जादू से मारा है, क्योंकि बच्चा हेल्दी था और वह बिना किसी कारण दुनिया छोड़ा है, इसका मतलब उसी ने किया है। गांव वाले तो भड़के ही थे। जो पड़ोसी थे संध्या के, वह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने नेहा से और उनके फादर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। मामला जो था वह मारा पीटी तक पहुंच गया था। नेहा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी पड़ोसियों के द्वारा। उसके जो फादर थे वह दुनिया छोड़ दिए थे, मतलब पड़ोसी लोगों ने इतना पीटा था। फिर नेहा ने अकेले अपने फादर की अंतिम संस्कार किया, क्योंकि नेहा के खिलाफ पूरा गांव पड़ा था। अब अपने घर में नेहा अकेली थी, वह हमेशा घर के ही अंदर रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी। अगर कोई काम पड़ा तो निकला, नहीं तो घर में ही है। यहाँ पे पूरे गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि जो नेहा है वह घर के अंदर रहती है, जादू टोना वगैरह प्रैक्टिस करती है, वह पूरे गांव वालों को तबाह कर देगी। गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित थे। धीरे धीरे समय निकला और गांव में कुछ कुछ लोग बीमार पड़ते गए और गांव वालों ने इसका कारण नेहा को ठहराया। पूरा गांव एक तरफ, नेहा एक तरफ। दोस्तों, कुछ महीनों बाद नेहा के जो पड़ोसी थे उनके यहाँ फिर से बच्चा होता है और इस बार वह बच्चा करीबन 3 महीना तक जीवित रहा।
उसके बाद वह दुनिया छोड़ देता है। इसी कारण पड़ोसी बहुत ज्यादा नाराज थे और पड़ोसियों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों ने नेहा को बहुत मारा पीटा, उसको ही दोषी ठहराया। और जो नेहा थी वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपने पड़ोसी से, अपने गांव वालों से। वह कहाँ जाए उसको पता नहीं। उसकी जो एज थी ना बहुत ही कम थी, इसीलिए उसका जो दिमाग था उतना चल नहीं रहा था कि क्या किया जाए। वह लड़की पूरे गांव वालों से परेशान थी, पड़ोसी से परेशान थी और कहीं ना कहीं खुद से थक के उसने खुद को टांग लिया। होना क्या था, कुछ दिनों बाद जब गांव वालों को पता चला, उसकी जो बॉडी थी घर में पड़ी थी, जब स्मेल होने लगी, देन गांव वालों को पता चला। फिर गांव वालों ने मुंह पे कपड़ा बांधा, उसके बाद उसको उतारा, उसको ले जाके बहुत ज्यादा दूर उसके बॉडी को फेंक दिया। उसका अंतिम संस्कार वगैरह कुछ नहीं किया। फिर गांव वालों ने खुशी मनाया कि चलो फाइनली डायन का जो घर परिवार है वह खत्म हुआ, अब कोई नहीं है हमें परेशान करने के लिए, हमारा जो गांव है वह शांति से रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसा गांव वालों ने सोचा वैसा हुआ नहीं। इस बार सचमुच में आत्मा आ गया, गांव के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला शुरुआत जो हुआ वह नेहा के पड़ोसी के साथ हुआ। नेहा के पड़ोस में जितने भी लोग थे सारे लोग एक एक करके बीमार हुए। उसके बाद से वह दुनिया छोड़ते गए। गांव वालों ने स्टार्टिंग में इसे इग्नोर किया, उन लोगों को लगा कि इंसान बीमार पड़ा होगा इसीलिए दुनिया छोड़ दिया, लेकिन ऐसा था नहीं। दोस्तों, गांव में धीरे धीरे ज्यादा लोग दुनिया छोड़ने लगे। तब लोगों ने नोटिस किया कि हमारे गांव के ऊपर किसी भारी आत्मा का साया है। फिर गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक आया और वह गांव के बीच में सर्कल बनाया। उसके बाद उसने अपनी विद्या यूज किया। उसके बाद उसने बताया गांव वालों को कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, इस गांव के ऊपर बहुत भारी आत्मा है और वह आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है? यहाँ गांव के हर एक इंसान सोच में पड़ गए। उन लोगों को नहीं समझ रहा था कि हमने किसके साथ बुरा किया है। गांव वालों ने बोला कि नहीं, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है। यहाँ पे तांत्रिक ने आत्मा को बुलाया और उससे सवाल जवाब किया। उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो। तब आत्मा का जवाब आया कि मैं नेहा हूँ और मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गांव वालों ने मुझे परेशान किया और मुझे मजबूर किया दुनिया छोड़ने पे, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। जब तांत्रिक ने नेहा का नाम लिया तब गांव वाले चौंक गए, क्योंकि गांव वालों ने कभी भी तांत्रिक को नेहा के और नेहा के फैमिली के बारे में नहीं बताया था। तांत्रिक को कैसे पता चला कि नेहा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ? यहाँ पे गांव वाले एकदम से चुप हो गए और उन लोगों ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस आत्मा को पकड़िए, उससे पूछिए कि वह क्या चाहता है, अगर कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, उसे शांत कीजिए, अगर वह शांत नहीं होगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। फिर आत्मा ने बोला कि नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगी, मैं इन लोगों को मार के ही दम लूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया दुनिया छोड़ने पे। इन लोगों ने मेरी माँ को हमेशा डायन बोला। यहाँ तक तो ठीक था, एक दो बार इन लोगों ने पीटा, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। हर छोटी छोटी चीज को लेके पूरे गांव वाले मुझे दोषी ठहरा रहे थे। इनको थोड़ा भी तरस नहीं आया मेरे पे। मैं अकेली थी, फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। इसकी वजह से मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आत्मा जो था वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने कई लोगों को मारा भी था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था। लेकिन तांत्रिक भी कम नहीं था। उसने पूरे गांव वालों को बोला कि आप लोग माफी मांगिए, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है। फिर पूरे गांव वालों ने उस आत्मा से माफी मांगा, फिर भी आत्मा शांत नहीं हुई। तांत्रिक को लग गया कि आत्मा ऐसे शांत नहीं होगा, इसीलिए उसने आत्मा को पकड़ लिया, अपने कैद में ले लिया और उसके बाद बोला कि चलो मैं तुम्हें कहीं और स्थान देता हूँ, गांव वालों से गलती हुआ है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो बदला ले रही हो ना, तुम हर एक इंसान को मार दोगे तो यह कहाँ का न्याय हुआ। बेहतर होगा कि
इस बात को यहीं पे खत्म करें। ज्यादातर दोषी तुम्हारे पड़ोसी थे जो कि तुमने बदला ले लिया है, बात को यहीं पे खत्म करो। फिर तांत्रिक ने आत्मा को लिया, उसके बाद से वह गांव छोड़ के चला गया। अब आत्मा कहाँ है किसी को नहीं पता। दोस्तों, हमेशा से मेरी भी रुचि रही है जादू टोना भूत प्रेत वगैरह में, इसीलिए मैं हमेशा दादी से, बाबा से, नानी से सवाल करती थी क्या आत्माएं होती है, क्या डायन होती है। देन मेरी दादी ने इस चीज को बताया था। मैंने दादी से 2 बार 3 बार पूछा था कि दादी क्या यह सचमुच में यहाँ घटित हुई थी, तो दादी ने बोला कि हाँ हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताओ इसमें आपको क्या लगता है, यहाँ पर किसकी गलती थी, मतलब किसकी गलती से ये सारी चीजें हुई है, यह चीज आप कमेंट करके बताइएगा। आज की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आज की जो भूतिया कहानी है यह साउथ इंडिया की सच्ची घटित कहानी है। साउथ इंडिया की एक लड़की के साथ बहुत भयानक भूतिया कांड हो जाता है। वह लड़की आज भी उस रात को नहीं भूल पाई। कभी कभार वह सोते टाइम चौंक के उठ जाती है, लगती है चिल्लाने। घर वाले आते हैं, उसको पकड़ के शांत करते हैं। आज भी वह लड़की उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। उस लड़की को उसके घर वालों ने डॉक्टर, पंडित, तांत्रिक और बहुत सारे लोगों से दिखाया, फिर भी वह लड़की नॉर्मल नहीं हो पाई। उस लड़की के साथ बहुत भयानक वाला भूतिया कांड हुआ था। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के अंदर 3 बेस्ट फ्रेंड थे, महेश जी, महालक्ष्मी जिनको लोग प्यार से माही बुलाते थे, और सत्या जी। ये तीनों साथ में स्कूल किए, उसके बाद कॉलेज में गए। उसके बाद से इन लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद से एक बिजनेस स्टार्ट किया। माही बचपन से ही महेश को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन महेश किसी और को पसंद करता था, और सत्या बचपन से ही माही को बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये तीनों अपनी मन की बातें एक दूसरे को कभी भी नहीं बोले। इन लोगों को डर लगता था कि अगर हम अपनी दिल की बातें सामने वालों को बोल दे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, और पता नहीं वह मानेगा कि नहीं मानेगा। इसी डर से इनका बचपन और कॉलेज का टाइम निकल गया। जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन माही ने खुद से प्रॉमिस किया, सत्या ने भी खुद से प्रॉमिस किया कि जिस दिन बिजनेस का अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, उस दिन हम अपने चाहने वालों को प्रपोज करेंगे एंड शादी के लिए बोलेंगे। इन लोगों ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। एक टाइम आया कि बिजनेस काफी अच्छा ग्रोथ किया। बिजनेस के ग्रोथ की खुशी में इन तीनों ने एक पार्टी अरेंज किया, और उस पार्टी में ऑफिस के सारे लोग आए थे। यहाँ पे माही ने थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ था, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। माही ने सोचा कि जो प्रॉमिस मैंने खुद से किया था कि जिस दिन बिजनेस ग्रोथ कर लेगा, सब कुछ सही होगा, मैं महेश को प्रपोज कर दूंगी। तो आज वह समय आ गया है, मैं महेश को प्रपोज करती हूँ, चाहे जो भी हो। वह अपनाएगा तो ठीक है, नहीं अपनाएगा तो मैं सारा बिजनेस छोड़ के चली जाऊंगी। यह सोचने के बाद से माही गई और घुटनों पे जाके उसने प्रपोज किया महेश को। यहाँ पे महेश सबके सामने कुछ नहीं बोला, उसने माही का हाथ पकड़ा और पार्टी से बाहर निकला। फिर महेश ने माही से सवाल किया कि माही, तुम्हारे मन में ये सारी चीजें कब से आई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, सबके सामने तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुमको नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यह सुनने के बाद से माही सुन पड़ गई, उसको कुछ भी नहीं समझा कि मैं क्या करूँ। और यह सारी चीज सत्या देख रहा था। सत्या भी टूट चुका था। सत्या हमेशा से माही को चाहता था, लेकिन सत्या को नहीं पता था कि माही महेश को चाहती है। यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी था। यहाँ पे महेश बहुत ज्यादा गुस्सा था माही पे, और माही भी कुछ नहीं बोल रही थी, वह चुपचाप सारी चीजें सुन रही थी। इसके बाद माही और महेश पार्टी में लौट आते हैं और सत्या भी आता है। ये तीनों लोग पार्टी में रहते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद से इन लोग की बारी आती है घर जाने की।
तो सत्या अकेले गाड़ी लेके निकल जाता है और माही और महेश एक साथ निकलते हैं गाड़ी में, क्योंकि महेश को माही से कुछ बात करना था। महेश चाहता था कि माही को मैं शांत कर दूं, क्योंकि महेश को कहीं ना कहीं खटक रहा था कि मैंने आज अपने बेस्ट फ्रेंड को ना बोला है, जबकि महेश माही को कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलता था। इसीलिए महेश का जब गुस्सा शांत हुआ तब उसको बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने माही को गाड़ी में लिया। उसके बाद ये लोग निकल गए। जो सत्या था वह रास्ते में कहीं पे गाड़ी रोक के बहुत ज्यादा रो रहा था। उसको भी नहीं समझ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ पे खुलासा हो गया था कि माही महेश को प्यार करती है, माही कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी, और मैं माही को कैसे बोलूं कि माही मैं भी प्यार करता हूँ, माही कभी भी मुझे पसंद नहीं करेगी। सत्या का भी दिल टूटा था, उसने भी दबा के ड्रिंक किया और उसके बाद से वह रोए जा रहा था और खुद में बातें किए जा रहा था। और दूसरी तरफ माही और महेश साथ में जा रहे थे और गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। रात के करीबन 12:30 हो रहा था। माही जो थी वह बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी महेश पे, क्योंकि महेश ने कभी हिंट नहीं दिया था। महेश ने हमेशा अच्छे से व्यवहार किया था और महेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाया था माही से, इसीलिए माही गुस्से में थी और उसने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला महेश को। और माही ने थोड़ा सा ड्रिंक भी किया हुआ था, इसीलिए नशा उसके दिमाग पे चढ़ गया था। दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, इनके पास कोई हल नहीं था। फिर थोड़ी दूरी पे जाने के बाद से माही ने बोला महेश को कि एक काम करो, तुम गाड़ी रोको। महेश गाड़ी नहीं रोक रहा था। माही जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई और सुनसान सड़क पे उतर गई और उसने बोला कि तुमको जहाँ जाना हो जाओ, मुझसे बात मत करो, मुझसे मिलना मत, मैं तुम्हारे लिए आज के बाद से कुछ नहीं। यह बोलने के बाद से माही सुनसान सड़क पे खड़ी थी और महेश को भी धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगा था। वह गुस्से में था, इसीलिए उसने गाड़ी स्टार्ट किया और माही को वहीं पे छोड़ के काफी आगे निकल गया। माही कुछ समय के लिए सुनसान रास्ते पे खड़ी रही, फिर उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने सत्या को भी फोन नहीं किया और सत्या भी काफी पीछे गाड़ी खड़ा करके रो रहा था। कुछ समय आगे चलने के बाद से माही को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जो भी इंसान आ रहा है वह बूट पहना हुआ है, बूट की आवाज आ रही थी। आवाज जो थी वह धीरे धीरे काफी तेज हो गई। माही ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ी, जो बूट की आवाज थी वह फिर से माही के पीछे आने लगी। यह बार बार हो रहा था। माही बार बार पलट के देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना हो जाने के बाद से माही बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वह लगी भागने। जो इंसान बूट पहन के आ रहा था माही के पीछे, वह भी माही को दौड़ाने लगा। माही कुछ आगे जाने के बाद से वह थक के रुक गई और उसके बाद वह पीछे मुड़ के काफी समय तक देखती रही। जब जब माही पीछे मुड़ रही थी कोई भी आवाज नहीं आ रहा था और न ही कोई दिखाई दे रहा था। यहाँ पे माही ने फैसला लिया कि वह पीछे की तरफ चलेगी और अपना फेस आगे रखेगी। वह पीछे की तरफ से चलना स्टार्ट कर दी। तभी माही को फिर से आवाज उसके पीछे से सुनाई देने लगा। माही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह सड़क छोड़ के जंगल की तरफ भागने लगी। माही जहाँ पे थी वहाँ पे पास में एक छोटा सा जंगल था। माही जंगल की तरफ भागे जा रही थी। वह बहुत ज्यादा थक गई थी, उससे दौड़ा नहीं जा रहा था, फिर भी वह जान लगा के दौड़ रही थी। उसका पाँव कीचड़ में फंस जाता है। माही उसमें उलझ जाती है और बहुत ज्यादा कोशिश करती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वह निकल नहीं पाती है। यहाँ धीरे धीरे कीचड़ माही को अंदर लेने लगता है। माही लगती है चिल्लाने की कोई हो तो मुझे बचाओ, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। माही बहुत ज्यादा थक गई थी, उसका पूरा का पूरा हाथ पाँव सब अंदर चला गया था, सिर्फ और सिर्फ गला बचा था और वह कीचड़ नहीं दलदल था। यहाँ माही ने आखिरी बार चिल्लाया कि बचाओ, कोई तो बचा लो मुझे, मैं धंस रही हूँ, इसके अंदर जा रही हूँ।
तभी माही के सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता है। उसने माही से पूछा कि क्या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? माही ने बोला कि हाँ प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। फिर लड़के ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपना हाथ निकालने की कोशिश करो। माही बोली कि मेरा हाथ नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं? तुम कोई उपाय लगाओ और मुझे बाहर निकालो। लड़के ने बोला कि तुम कोशिश करो, तुम्हारा हाथ बाहर आ जाएगा। फिर माही ने कोशिश किया और उसका हाथ बाहर निकल गया दलदल से। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह लड़का थोड़े ही दूरी पे खड़ा था। उसने माही से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं? माही ने बोला कि हाँ थाम लो। लड़के ने दोबारा बोला कि अगर मैं तुम्हारा हाथ एक बार पकड़ लूंगा देन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुमको मंजूर है? लड़की ने बोला कि हाँ मुझे मंजूर है, तुम जल्दी से मुझे निकालो वरना मैं इसमें धंस जाऊंगी और यहीं पे रह जाऊंगी। लड़के ने माही का हाथ पकड़ा और उसको बाहर निकाला। उसके बाद माही ने उस लड़के से पूछा कि सड़क पे जाने का रास्ता क्या है, क्या तुम्हें पता है? मुझे लेके चलो सड़क तक। लड़के ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर ये दोनों चलना स्टार्ट किए। काफी दूरी जाने के बाद से भी माही को सड़क नहीं मिला। देन माही ने उस लड़के से पूछा कि सड़क कहाँ है? लड़का हंसने लगा और बोला कि सड़क पे क्यों जाना है, तुमको तो मेरे साथ रहना है क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। माही घबरा जाती है और लगती है उल्टा सीधा बोलने। उसके बाद वह उस लड़के को छोड़ के जंगल से लगती है भागने। माही फिर से भागती है और वह जंगल में ही उलझ के रह जाती है। वह बहुत बार कोशिश करती है जंगल से बाहर निकलने का, फिर भी वह जंगल से बाहर नहीं निकलती है। वह जहाँ से शुरुआत करती है आखिरी में फिर से वह वहीं फंस जाती है। और वह लड़का माही को थोड़े थोड़े दूरी पे दिखाई देता है और वह लड़का बहुत ज्यादा हंसता है। फिर वह लड़का बोलता है कि माही कोशिश मत करो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी। माही ने उस लड़के से सवाल किया कि अरे तुमको मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। वह लड़का हंसने लगा और बोला कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा अभी कुछ देर पहले दिल टूटा है इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में रहो। माही को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझता है, वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। फिर वह रिक्वेस्ट करती है उस इंसान से कि देखो मुझे सड़क पे पहुँचा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलने कभी और आऊंगी। माही ने उस इंसान को बुद्धू बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह इंसान माना नहीं। माही थक चुकी थी और माही ने बोला कि नहीं, तुम चाहो तो मुझे मार दो फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। वह लड़का बहुत गुस्साया और वह अपने ओरिजिनल रूप में आया। उसको देखते से ही माही बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह माही को जब होश आया तो उसने खुद को गाड़ी के पिछले सीट पे पाया। वह गाड़ी में उठ के बैठ गई। उसने पाया कि गाड़ी जो ड्राइव कर रहा था वह उसका बेस्ट फ्रेंड सत्या था। माही यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रही है और सत्या ने माही को देखा तो उसने गाड़ी रोका और माही से बहुत सारे सवाल पूछे लेकिन माही एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, वह बहुत ज्यादा डरी थी। फिर सत्या माही को उसके घर पे लेके जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद से जब माही नॉर्मल हो जाती है उसके बाद वह सत्या को और अपने घर वालों को बताती है रात के बारे में। घर वाले और सत्या चौंक जाते हैं माही की बातें सुन के। माही बताती है कि रात में उसने एक बहुत भारी आत्मा का सामना किया। वह आत्मा मेरे पीछे लग गया था और मुझसे शादी करना चाहता था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दलदल से तभी निकालूंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। जब मैंने उसका ओरिजिनल रूप देखा मैं वहीं पे डर के गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने उस आत्मा को बहुत ही नजदीक से देखा। उसका बहुत ही भयानक रूप था। उसके नाखून काफी बड़े बड़े थे, उसके दांत आगे थे। यह सुनने के बाद से माही के घर वाले बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने एक तांत्रिक को घर पे बुलाया। वह तांत्रिक माही को झाड़ा फूका। उसके बाद माही को ताबीज पहनाया और तांत्रिक ने माही को सलाह दिया कि वह कभी भी अकेले कहीं ना जाए क्योंकि पूरा चांस है वह आत्मा फिर से माही के पीछे आएगा क्योंकि उसकी इच्छा अधूरी रह गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद से माही का जो डर था वह खत्म नहीं हुआ। उसके मन में चल रहा था कि आत्मा मेरे पीछे आएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। माही बहुत
दिनों तक सदमे में रही और उसने हमेशा ताबीज पहन के रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद से सत्या ने माही को प्रपोज किया और माही ने सत्या को हाँ बोला, क्योंकि आखिरी समय में सत्या माही के साथ था। माही का बहुत ज्यादा केयर किया और यहाँ पे माही का दिल पिघल चुका था सत्या के लिए और ये बचपन के दोस्त थे। आगे चल के माही और सत्या ने शादी कर लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। उनकी एक छोटी सी फैमिली है। फिर भी यहाँ माही को डर लगता है कि वह आत्मा कभी न कभी मेरे पीछे आएगा। माही आज भी ताबीज पहन के रहती है, फिर भी वह डरती है। आज की जो भूतिया कहानी है यह एकदम से डिफरेंट है। आज की स्टोरी में आप एक ऐसी आत्मा से मिलोगे जो आत्मा 6-7 महीने एक फैमिली के अंदर रही और एक गांव के अंदर रही, लेकिन किसी ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि वे लोग आत्मा के साथ रह रहे हैं। जब भी आत्मा चिड़चिड़ाता था या उसको गुस्सा आता था तो वह घर वालों को सताता था, प्लस गांव वालों को सताता था। गांव वाले इस चीज से अनजान थे कि वही इंसान कर रहा है, यानी कि वही आत्मा कर रहा है। उस आत्मा ने भरपूर फायदा उठाया गांव वालों का, घर वालों का, और गांव वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी इस आत्मा का जब उनसे सामना हुआ। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह छपरा नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। इस गांव में एक किसान फैमिली थी जिसके अंदर 3 मेंबर थे। पहले मुकेश जी जो किसानी करते थे, उनके पास ठीक ठाक जमीन था, और उनकी वाइफ गंगा और उनकी माँ शांति जी। शांति जी सच में बहुत शांत थी, बहुत ही सभ्य लेडी थी। उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता था। उनको ना किसी से लड़ाई था ना झगड़ा था, मतलब कुछ भी नहीं। वह बस अपने काम से मतलब रखती थी और सबसे प्यार से पेश आती थी। सुबह के करीबन 5 बजे गंगा सो के उठी तो वह गई अपनी सासू माँ के कमरे में यह देखने के लिए कि माँ उठी कि नहीं। तब उसने पाया कि जो उसकी सासू माँ है वह दुनिया छोड़ चुकी है। गंगा घर में अकेली थी, वह चिल्लाए जा रही है, रोए जा रही है। फिर उसको लगा कि माँ दुनिया छोड़ दी है तो क्यों ना इनके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए और तुलसी का पत्ता। इसीलिए वह भाग के गई आंगन में, तुलसी का पत्ता तोड़ी, रूम में गई, गंगा जल लेके आई। उसके बाद वह पहुंची सासू माँ के पास। तब गंगा ने पाया कि उसकी सासू माँ एकदम ठीक है और वह उठ के बेड पे बैठ गई है और चारों तरफ घर को देख रही हैं। यहाँ पे गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने माँ से पूछा कि माँ आपको क्या हुआ था? आप तो हिलडुल नहीं रही थी, आपका हाथ उठा के छोड़ देने पे गिर जा रहा था, मतलब कोई भी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने आपको बहुत झकझोरा, बहुत जगाने की कोशिश की, आप नहीं उठी, आप अचानक से उठ के बैठ गई, सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे शांति जी ने सर डुलाया कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। गंगा आ गई, घर का सारा काम वगैरह करने लगी और उस दिन के बाद से उनके घर में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। थोड़ी सी शांति जी की चाल ढाल, बात करने का तरीका, खाना खाने में और भी कुछ चीजों में चेंजेस आए थे, लेकिन घर वालों ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। यहीं पे घर वालों की गलती हो गई। शांति जी 1 सप्ताह से घर में रह रही थी, उन्होंने घर की सारी चीजें समझ लिया। उसके बाद वह गांव में निकलने लगी, गांव को भी देखा, गांव को भी समझा। उसके बाद से वह बहुत ज्यादा कूल हो गई। वह गांव में किसी के भी घर चली जाती थी, कुछ भी मांग के खा लेती थी। अगर कोई इंसान मना कर दे तो उससे लड़ाई कर लेती थी। घर में भी सेम चीज था। अगर वह बहू को कुछ बोली, बहू ने बोल दिया कि अरे माँ जी नहीं है, कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो बहू को पीट देती थी। यहाँ शांति जी से उनकी बहू परेशान थी और गांव वाले परेशान थे। गांव के बहुत सारे लोग शांति जी से लड़ चुके थे। गांव वाले शांति जी की पीठ पीछे बोलते थे कि यह वही लेडी है जो शांत रहती थी। मुझे नहीं लगता, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मुझे तो लगता है कि यह उपरवार की शिकार हो गई हैं। यह बात जब मुकेश ने सुना तो उसने इग्नोर मार दिया। उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया गांव वालों की बातों पे। शांति जी का जो रवैया था वह दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। वह गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ी थी बिना लड़ाई झगड़े के। गांव वालों ने मिल के शांति जी के पूरे परिवार को अलग कर दिया, यानी कि गांव से निकाल दिया। उनका हुक्का पानी सब बंद हो
हो गया। अब मुकेश जी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि उनके गांव वाले उनसे बात नहीं करते थे। मुकेश जी को बहुत जरूरत पड़ती थी गांव वालों की, किसानी में भी पड़ती थी, ऐसे नॉर्मल भी हमें पड़ी जाती है अपने अड़ोस पड़ोस की जरूरतें, लेकिन गांव वाले उन्हें भाव नहीं देते थे। गांव वाले उन्हें ताना देते थे और बोलते थे अपनी माँ का इलाज कराओ, ले जाओ अपनी माँ को वैद्य के पास, नहीं तो किसी तांत्रिक पंडित के पास लेके जाओ, उस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, वह हमारा दिमाग खराब कर रही है, हम उससे उलझना नहीं चाहते। यहाँ पे मुकेश जी आके अपनी माँ को समझाते हैं कि देखो माँ, तुम जो भी हरकत कर रही हो ठीक नहीं है, क्यों गांव वालों को आपस में लड़ा रही हो, क्यों उन लोगों को परेशान कर रही हो, उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो, गाली गलौज क्यों कर रही हो, तुमको शोभा नहीं देता, तुम्हारा एज हो गया है, घर पे बैठो, जो भी बहू दे रही है खाओ और चैन से रहो। यहाँ शांति जी को यह बात खराब लग गई, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बेटे को 2-3 चाटा मारा और बेटे को समझाया, तू मेरे में टांग मत अड़ा, मुझे जो करना है मैं करूंगी, और गांव के किस इंसान ने तुझे बोला है बता मुझे, मैं उससे निपटूंगी। यह कहने के बाद से शांति जी पहुंचती हैं गांव के बीच में। वहां पे एक पेड़ था, वहां पे खड़ी होके चिल्लाती हुई बोली कि गांव के जितने लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, आओ और अभी माफी मांगो, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरे गांव के लोगों को खा जाऊंगी एक एक करके, तुम लोग मुझे इतने हल्के में लिए हो, जल्दी आओ और माफी मांगो। यहाँ गांव के सारे लोगों ने इस बात को सुना, लेकिन किसी ने भी उनको भाव नहीं दिया, उनको हल्के में लिया। तभी शांति जी ने अपने सामने वाले घर के इंसान को बोला कि आज तेरे बेटे को खाऊंगी, तू देख, तूने माफी नहीं मांगा ना तो तुझे भुगतान करना पड़ेगा। यह बोल के शांति जी चली गई। फिर अगले दिन उस घर की औरत ने नोटिस किया कि उनका जो बच्चा है वह कुछ बोल नहीं रहा है, वह ऐसे ही पड़ गया है। वह रोने लगी और पूरे घर वालों को इकट्ठा की। तब घर वालों ने पाया कि वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। घर वालों को शांति की बातें याद आई और वह लाठी डंडा लेके पहुंचे शांति के घर पे। शांति जी का जो बेटा था मुकेश, उसने पूरे गांव वालों से माफी मांगा, सबके पैरों में गिर के माफी मांगा और बोला कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मेरी माँ नहीं जाएगी गांव में, कुछ भी नहीं कहेगी, मुझे माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ सरपंच लोगों ने मिलके फैसला किया कि ठीक है, अभी गांव में एक ही आदमी गया है, एक काम करते हैं, मुकेश माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देते हैं। एक औरत के कारण उसके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने बद्दुआ दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सच है उसने मार लिया है, उसने खा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के सरपंच का जो फैसला था पूरे गांव वालों ने माना। यहाँ पे मुकेश बच गया, लेकिन शांति जी को शांति नहीं मिला। गांव वाले जैसे ही मुड़े जाने के लिए शांति जी ने अनाउंसमेंट किया कि देखो अभी भी टाइम है, तुम सारे एक जगह इकट्ठा हुए हो, मुझसे माफी मांग लो, वरना अगला नंबर किसका आएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। गांव वाले गुस्साते हुए शांति जी की तरफ, मुकेश जी की तरफ देखे, तभी मुकेश जी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रूम के अंदर लेके चले गए, गेट बंद कर लिए। फिर भी यहाँ पे मैटर क्लोज नहीं हुआ। अगली सुबह गांव में एक और इंसान दुनिया छोड़ दिया। अब गांव वाले बौखलाए थे और भागती हुए आए शांति जी के यहाँ और शांति जी के पूरे परिवार को धो डाले, यानी कि बहुत ज्यादा मार पीट के अधमरा करके वे लोग चले गए। यहाँ पे शांति जी का कुछ भी नहीं उखड़ा। गांव वालों ने उनको भी पीटा, लेकिन फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके बॉडी पे निशान था, लेकिन उनको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने गांव वालों से बोला कि देखो मैं तिबारा बोल रही हूँ, मुझसे माफी मांग लो, वरना तुम लोग नहीं बचोगे। गांव वालों ने इस बात को इग्नोर मारा, फिर वे आ गए अपने अपने घर। फिर अगली सुबह गांव का एक और इंसान दुनिया छोड़ा। यहाँ पे गांव वाले डर गए। गांव वाले डर के मारे नहीं पहुंचे शांति जी के यहाँ। उन लोगों को लगा कि अगर फिर से जाएंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे या फिर घसीट के गांव से बाहर निकालेंगे तो हो सके पूरे गांव को वह लेडी तबाह कर दे एक ही बार में। गांव वाले गांव के बीच में इकट्ठा हुए पेड़ के पास और उन लोगों ने मिलके फैसला लिया कि चलो चल के शांति से माफी मांग लेते हैं, हम ही झुक जाते हैं, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम झुक गए तो
गांव के लोग बच जाएंगे, अगर हम नहीं झुके तो गांव के लोग एक एक करके दुनिया छोड़ देंगे। यहाँ पे सरपंच ने भी हामी भरी और सारे लोग गए शांति के पास और जाके माफी मांगे, लेकिन शांति का मूड नहीं था माफ करने का। उसने बोला कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग एक एक करके दुनिया छोड़ोगे। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही मामूली में लिया था, जबकि मैं मामूली हूँ नहीं। तुम लोगों ने इतना ज्यादा मुझे मारा है, पीटा है, उसका हिसाब कौन देगा? तुम सब एक एक करके जाओगे और कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ गांव वाले शांति के पैर में झुक के माफी मांगे, लेकिन शांति ने माफ नहीं किया। वह खुद अपने रूम के अंदर गई और गेट बंद कर लिया। गांव वाले मुंह लटका के अपने अपने घर आ गए। गांव के 4-5 सरपंच मिलके फैसला लेते हैं कि हमें किसी तांत्रिक को बुला के गांव को दिखाना चाहिए, क्योंकि गांव के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है, बिना दिखाए कुछ भी नहीं होगा। हो सकता हो शांति जी डायन हो, उनकी जुबान काली हो, तो क्यों ना इसे हम लोग दिखा लिया जाए। गांव वालों ने जैसा सोचा वैसा ही किया। एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक आया और शांति जी के बारे में गांव वालों ने बताया। तब तांत्रिक पूरे गांव वालों के साथ शांति जी के घर पे पहुंचा और गेट के बाहर से बोला कि अरे आत्मा, बाहर निकल, तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगी? कहाँ से आया है तू, मुझे बता। लेकिन गेट किसी ने खोला नहीं। फिर गांव वालों ने मिलके जबरदस्ती गेट को तोड़ दिया। उसके बाद गांव वालों ने नोटिस किया कि बेड पे कोई नहीं है। बेड के नीचे शांति जी पड़ी थी और हंस रही थी। तांत्रिक ने जबरदस्ती उनको बाहर निकाला और एक राउंड सा सर्कल बनाया, उसमें बैठाया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कैसे तुमको यह शरीर मिल गया? तुम बहुत बड़ी गलती किए हो, मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तब शांति जी का जवाब आया कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? इतने टाइम से तो मैं बॉडी में हूँ, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने पकड़ा नहीं। अब मैं पूरे गांव वालों को तबाह करके ही जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक मोर का पंख निकालता है, उससे झाड़ फूक वगैरह करता है। थोड़ी सी शांति जी शांत होती हैं। उसके बाद तांत्रिक और भी सवाल करता है और सारे सवाल का जवाब वह आत्मा देता है। तब आत्मा ने बताया कि मैं शांति जी के छत के ऊपर से उड़ के जा रहा था, तभी मैंने पाया कि शांति जी इस दुनिया में नहीं है, उनका जो शरीर है वह खाली पड़ा था। इसीलिए मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गया और नॉर्मल लाइफ जीने लगा, जो कि मैं बहुत टाइम से जीने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इसी में रहूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे पूरे गांव वालों को पता चला कि शांति जी बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं। उनका जो शरीर था उसके अंदर कोई और आत्मा रह रहा है और लोगों को लग रहा था कि शांति जी हैं। शांति जी के बॉडी में आत्मा आने के बाद से वह शांति जी की तरह ही जीने लगा था, इसीलिए लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़े मोड़े चेंजेस थे, लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन लोगों को समझा नहीं, इसीलिए यह नौबत आई। गांव के 3-4 लोग दुनिया छोड़ दिए थे, वह आत्मा उन लोगों को जा जा के मारी थी। दोस्तों, तांत्रिक ने पूरे गांव वालों को और घर वालों को समझाया कि देखिए, गलती आप लोगों की है। जब शांति जी दुनिया छोड़ी थी तब उनके पास किसी न किसी को रहना चाहिए था, आप लोगों में से कोई नहीं था, इसी की वजह से वह आत्मा प्रवेश कर गई। खैर कोई नहीं, मैं उस आत्मा को बाहर निकाल लेता हूँ और आप लोग ले जाइए, इस शरीर का अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए, वरना वह आत्मा दोबारा आसानी से प्रवेश कर जाएगी। जैसा तांत्रिक ने बोला, घर वालों ने वैसा ही किया। शांति जी की अंतिम संस्कार हुआ। वो जो आत्मा था वह तांत्रिक के साथ चला गया। उस दिन के बाद से गांव में शांति आई और पूरे गांव में यह चर्चा का विषय था। यह चीज बहुत गांवों में फैल गई और लोगों ने उस दिन से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी दुनिया छोड़े तो उसके बॉडी को एकदम से अकेले नहीं छोड़ा जाता है। कारण यही है कि कोई भी आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। जब आत्मा प्रवेश करेगी उसके बाद वह बहुत ज्यादा तूफान मचाएगी, इसलिए ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, मुकेश जी की वाइफ जब गई तुलसी और गंगा जल लाने के लिए, तभी आत्मा प्रवेश कर गई और मुकेश जी भी घर पे नहीं थे। उसी का फायदा उस आत्मा ने उठाया। खैर कोई नहीं, आत्मा तो पकड़ में आ ही गई। आज की जो भूतिया कहानी है यह मामूली सी है, एकदम छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर जो आत्मा है वह मामूली आत्मा नहीं है। उसके बारे में लोगों ने अंदाजा लगाया कि अरे ये तो चलता फिरता आत्मा है, यह कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन वही आत्मा बहुत भारी पड़ा इंसान के ऊपर। उस आत्मा ने एक लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी लड़की बहुत कम एज की थी। उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और उसके घर वालों ने इस आत्मा को बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन घर वालों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ा। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह है पकड़ी नाम के एक गांव की। वहां पे ललिता नाम की एक औरत थी और वह खेतों में काम करती थी। एक दिन की बात है, वह अकेले गई थी खेत में काम करने के लिए। उनके जो पति थे उनको फीवर हुआ था, इसीलिए वह अपनी वाइफ के साथ नहीं गए। ललिता जी सुबह में अपनी बकरी को अपने साथ लेके चली जाती हैं दूर खेत में। उनका जो खेत था वह गांव से काफी दूरी पे था और उनके खेत और गांव के बीच में एक नहर आती थी जो कि सूख गई थी, उसमें पानी नहीं था, इसीलिए लोग उसे खाड़ी के नाम से बुलाते थे। तो वह खाड़ी के उस पार गई थी घास काटने के लिए। सुबह से उन्होंने दोपहर तक घास अच्छे से काटा। उसके बाद उनकी छोटी बेटी खाना लेके आई। उन्होंने खाना खाया और छोटी बेटी ने बोला माँ को कि माँ एक काम करो, तुम घर चलो, कल आके खेत की सफाई कर लेना और घास काट लेना। लेकिन ललिता जी ने मना कर दिया, बोली कि नहीं बेटा, घास काफी बड़ा हो गया है और आज ही कंप्लीट करना होगा। एक काम करो, तुम जाओ घर पे, मैं इवनिंग में थोड़ा लेट आऊंगी। तो भाभी को बोलना कि खाना वगैरह बना के रखेंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लगती है इवनिंग में। यहाँ पे ललिता जी की बेटी जो थी वह माँ की बात मान के घर चली आई और ललिता जी अकेले अपनी बकरी के साथ इवनिंग तक खेत में रुकी। इवनिंग के हो रहे थे 6:30। ललिता जी ने सोचा कि खेत में थोड़ा सा काम रह गया है, इसे निपटा लूं या घर चलूं। उनके मन में उलझन था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ही तो खेत है, आधा घंटा लगेगा, क्यों ना मैं इसे निपटा दूं, उसके बाद बकरी लेके घर पे चलूंगी। घर जाके मुझे करना ही क्या है, जल्दी से खाना खा के सो जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ। उन्होंने इस चीज को सोचा और उन्होंने खेत का सारा काम निपटाया। काम निपटाते निपटाते बकरी को लेते घर आते आते 7:30 हो गया था। जैसे ही वह घर पहुंची उन्होंने अपनी बहू को बोला, बहू खाना लेके आओ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बहू ने सासू माँ को बोला कि माँ बैठिए, मैं गरम गरम रोटी निकालती हूँ, मैंने सिर्फ सब्जी बना के रखा था, आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो गरम गरम रोटी दूंगी। फिर ललिता जी बैठी खाना खाने और वह खाना खाने लगी। घर की सारी रोटियां खा गई। बहू ने पूछा कि माँ और खाना है और आटा लगाऊं या फिर रहने दूं? फिर ललिता जी ने जवाब दिया कि रोटी रहने दे, आटा ला, मुझे आटा खाना है। तू रोटी बनाएगी तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत भूख लगा है। यहाँ पे बहू को झटका लगा, वह सोच में पड़ गई, उसको समझ नहीं रहा था कि क्या करूं। जो सासू माँ है वह पूरे घर वालों के हिस्से का खाना खा चुकी हैं और अभी आटा मांग रही हैं। वह मुझे चिढ़ा रही है, मुझे डांट रही है या फिर वह मुझे आदेश दे रही है। यहाँ पे बहू सोच में पड़ी थी। तभी ललिता जी उठी गुस्से में और उन्होंने बहू को 2 चाटा खींच खींच के मारा। उसके बाद से गई तो आटा लेके अकेले खाने लगी। बहू यह देखने के बाद से भागी अपने कमरे के तरफ और उसने अपने पति को बोला कि देखिए सासू माँ ऐसी हरकत कर रही हैं। फिर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए ललिता जी को देखने के लिए। ललिता जी के पति ललिता जी को देखते से ही समझ गए कि इसको क्या बीमारी है। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जा, दूसरे गांव में भगत है, उसे बुला के ला, क्योंकि यह हमारे कंट्रोल का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ललिता जी के बेटे ने तांत्रिक को लेके रात में पहुंचा 10 बजे के करीब और तांत्रिक आते से ही ललिता जी को देखते से ही उस आत्मा से पूछा कि अरे भाई, तुमने क्यों पकड़ा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या चाहते हो। तब आत्मा बिना किसी ड्रामे के उसने सच बोला। उसने बताया कि मैं बहुत सालों से कटहल के पेड़ पे था। यह औरत आई खेत से और थक गई थी तो मेरे पेड़ के नीचे बैठी, मुझे यह पसंद आ गई, इसीलिए मैंने पकड़ लिया है।
फिर तांत्रिक ने दूसरा सवाल किया कि तुम छोड़ोगे कैसे, क्या लोगे बॉडी से जाने का। उस आत्मा ने बताया कि मुझे मामूली समझने की कोशिश मत करो, मैं बहुत भारी हूँ, बहुत पुराना हूँ, ऐसे वैसे नहीं जाता। मैं किसी के ऊपर आ जाता हूँ या फिर मुझे कोई पसंद आ जाता है, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ता, मैं उसका प्राण लेके ही छोड़ता हूँ। यहाँ पे तांत्रिक गुस्साया और उसने आत्मा से बहुत ज्यादा लड़ाई किया। तांत्रिक भी अच्छा खासा जानकार था और जो आत्मा था वह बहुत ज्यादा ताकतवर था। दोनों हारने के लिए तैयार नहीं थे। देन तांत्रिक ने दूसरा हल निकाला। देन तांत्रिक ने आत्मा को समझाया और बोला कि देखो भाई, इनको छोड़ दो, इनके अभी 2-3 बच्चे हैं शादी के लिए, इनके जो पति है वह बीमार हैं, इनके घर वालों को बहुत जरूरी है इनकी। एक काम करो, तुम कुछ और लेकर इनको छोड़ दो। मेरा हमेशा से एक ही आदत रही है कि मैं जिसके बॉडी में रहूंगा या तो उसका प्राण लूंगा या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए किसी और के शरीर पे। तब तांत्रिक ने घर वालों को बोला कि देखिए, अगर कोई शरीर मिल जाता है तो एक काम कीजिए, इस आत्मा को उस शरीर पे शिफ्ट कर दीजिए और अपने घर के आदमी की जान बचा लीजिए। यहाँ पे ललिता की छोटी बेटी ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि तांत्रिक बाबा, एक काम कीजिए, आप आत्मा को निकालिए और मुझे दीजिए, मैं कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ तांत्रिक को घर वालों ने पैसे दिए और तांत्रिक ने क्या किया कि आत्मा को निकाला, एक लवंग में पैक किया और उसने खीर बना के खीर के अंदर लवंग को डाल दिया और ललिता जी के बेटी को बोला कि ले जाओ, जिसके बॉडी में तुम्हें आत्मा शिफ्ट करना है उस इंसान को खीर खिला दो, वह आत्मा उसके अंदर चला जाएगा। ललिता जी की छोटी वाली बेटी दोपहर तक का इंतजार किया और उसने खीर को लिया और अपने पड़ोस में चली गई। एक भाभी थी जो कि नई नवेली थी, नई नई शादी करके आई थी, उनसे मिलने गई और उनको जाके बोली कि यह खीर मेरे घर से आया है, मेरी भाभी ने बनाया है, आप जरा चख के देखिए कैसा है। उस लड़की ने अपने पड़ोसन भाभी, जिसका नाम था खुशबू, उसको खीर खिला दिया। खुशबू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पड़ोसन ननद, जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट है, उसके मन में खोट है, वह उसके साथ बहुत बुरा करेगी। खीर में जो आत्मा था वह आत्मा पकड़ लेता है खुशबू को और खुशबू के छाती पे बैठ जाता है। खुशबू के ससुराल वाले उसको बहुत सारा काम देते हैं, खुशबू सर झुका के सारा काम करती है। उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है, वह अलग अलग चीजें खाने लगती है, जैसे कि बिना बनाए सब्जी, घर का चावल, आटा, दाल। घर वाले इस चीज को देख के दंग रह जाते हैं। घर वालों को लगता है कि इसको पागलपन का दौरा पड़ा है। घर वालों ने इसको इग्नोर मारा और उसके बाद खुशबू जाके सो जाती है। उसको ना हल्का हल्का चेस्ट में दर्द होता है और वह भागती हुई अपनी सासू माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, जो दर्द है वह बर्दाश्त लायक नहीं है, आप दवा मंगा दीजिए। खुशबू की सासू माँ बोलती है कि बहू जाके सो जाओ, रात काफी हो गई है, कल सुबह दवा मंगा दूंगी, एक काम करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, तुमको ना गैस चढ़ गया होगा, गैस चढ़ने की वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है। उन्होंने बहू को यह बात बोल के टाल दिया और जो घरेलू इलाज होता है वह बताया। बहू ने घरेलू इलाज किया, फिर भी उसका जो दर्द था छाती का कम नहीं हुआ। अगली सुबह खुशबू के पति ने दवा ला के दिया, फिर भी खुशबू के छाती का दर्द खत्म नहीं हुआ। यह दर्द खुशबू ने पूरे 1 सप्ताह बर्दाश्त किया, उससे खाया पिया नहीं जा रहा था, वह मरी मरी टाइप से हो गई थी, उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा था और घर वालों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। घर वालों को लगा कि बहू बीमार है, इसकी वजह से उसके शरीर का खून जल गया है। घर वालों ने खुशबू की हरकत पे ध्यान नहीं दिया। 1 सप्ताह के बाद से खुशबू ने दुनिया छोड़ दिया। यहाँ घर वाले बहू को खोने के गम में रो रहे थे और जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है वह सब कुछ किया। खुशबू का अंतिम संस्कार बीत चुका था। उसके बाद एक दिन खुशबू की सासू माँ के बॉडी पे एक आत्मा आ जाती है और वह आत्मा उनको बहुत ज्यादा खिलाती है। घर वालों को समझ आ जाता है कि मेरी माँ के ऊपर कौन आया है,
तब घर वालों ने तांत्रिक को बुलाता है। एक तांत्रिक आता है। वह तांत्रिक खुशबू की सासू माँ को देखते से ही समझ जाता है कि उनके बॉडी में कौन है। तांत्रिक सवाल जवाब करता है उस आत्मा से। देन तांत्रिक को और घर वालों को पता चलता है कि सासू माँ की बॉडी में कोई और नहीं, खुशबू की आत्मा है और वह आत्मा आई है घर वालों को परेशान करने के लिए, सासू माँ का प्राण निकालने के लिए। तांत्रिक ने उस आत्मा से सवाल किया कि तुम क्यों मारना चाहती हो अपनी सास को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब खुशबू की आत्मा रोती हुई बोली कि सारा का सारा खेल इन्हीं का है, इनको समझना चाहिए कि बहू को तकलीफ है तो उसे डॉक्टर से और तांत्रिक से दिखाए, लेकिन इन्होंने तांत्रिक से नहीं दिखाया, ना ही डॉक्टर से दिखाया। मामूली दवा मंगा के मुझे खिलाया और मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने दुनिया छोड़ दिया। यहाँ तांत्रिक को सारा खेल समझ में आ गया। खुशबू की आत्मा रोते रोते सारा चीज बता दी कि जो पड़ोस में ननद है उसने मुझे खीर खिलाया, उसके बाद मुझे दर्द हुआ और मेरे छाती के ऊपर एक बहुत भारी आत्मा आके बैठा और वह आत्मा मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया। आप लोगों ने मुझे नहीं बचाया, यही गलती है आपकी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ घर पे जो तांत्रिक आया था उसने आत्मा पे कंट्रोल पाया और उसने आत्मा से डील किया और बोला कि देखो खुशबू, मैं तुम्हें एक स्थान दे देता हूँ, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम इन लोगों को बता देना, यह तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम घर वालों को मत सताओ, घर वालों को अंदाजा नहीं था, जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इन लोगों को मार दोगी तो तुम्हें क्या हासिल होगा, आखिर ये भी तो तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, तो बेहतर है कि लड़ाई यहीं पे खत्म करो। वह आत्मा बहुत जिद्दैल थी लेकिन बाद में मान गई। फिर घर वालों ने खुशबू को एक स्थान दे दिया, खुशबू वहीं रहती थी और कुछ महीनों में अपनी सासू माँ के ऊपर आ जाती थी और घर वालों से डिमांड करती थी कि मुझे ये चाहिए। घर वाले उस चीज को दे देते थे। देन खुशबू की जो आत्मा थी वह शांत हो जाती थी। दोस्तों, खुशबू की सासू माँ जब तक दुनिया में रही उनकी बहू की आत्मा उनके ऊपर आती रही। जब उन्होंने दुनिया छोड़ा देन खुशबू की आत्मा घर के किसी दूसरे लेडी की बॉडी पे आने लगी और वह अपनी इच्छा बताने लगी। घर वालों को भी पता था कि आत्मा को कैसे शांत किया जाए, घर वाले वही चीज करते थे और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी कट रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।